देखो अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। गुड आफ्टरनून बेटे जेनिफर। अब बाकी लोगों को ऑनलाइन होने का मैं मौका दे रही हूँ, कुछ बच्चों को और ऑनलाइन होने दो, फिर साथ ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
खाना खाना ही नहीं, खाना भी तो आधा आधी रोटी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? बेटे मेरी आवाज आ रही है? ओके ग्रेट। बेटे 18 लोग सिर्फ अटेंडेंस में, चैप्टर में सीवीएस करवा रही हूँ। ऑलरेडी 1 बजे से मैं ट्राई कर रही हूँ, लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो आज नेटवर्क में कोई मसला था, ठीक है, इस वजह से ये सारे इश्यूज हुए हैं। अब कॉलेज की तरफ से सॉर्ट आउट हुआ है, तो मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले पिछले पढ़ाए हुए में रीकैप करवाने से पहले, सॉरी, आगे पढ़ाने से पहले, अगर कोई पिछले पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो प्लीज। बेटे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। जी बेटे, प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं। ओके ग्रेट, फिर निकाल लो, हम आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, आगे से मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ।
जी बेटे, आई एम बैक। लेट्स स्टार्ट नाउ प्लीज। बेटे आज मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ आपको सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स। बेटे नाम ही बता रहा है सेंट्रली एक्टिंग, दैट दे एक्ट बाय एक्टिंग ऑन द सीएनएस। ठीक है, कुछ पेरिफेरली एक्ट करते हैं, कुछ सेंट्रली एक्ट करते हैं, जैसे तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा। ठीक है, अब सेंट्रली एक्टिंग में हमारे पास क्लोनिडीन आ रही है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये जो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक, बेटे प्री साइनेप्टिक वो होते हैं जो सीएनएस के करीब होते हैं, इसीलिए तो हम इनको सेंट्रली एक्टिंग कह रहे हैं। तो ये सेंट्रल जो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, वो क्या है? इनहिबिटरी टू द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। वो इनहिबिटरी एक्शन जो है वो पोज करते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो पे। और सिंपैथेटिक आउटफ्लो क्या है? एड्रिनलिन आउटफ्लो जो बाहर आएगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो का जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर एड्रिनलिन है। इस तरह क्लोनिडीन सिंपैथेटिक टोन को रिड्यूस करती है और वेजोडाइलेटेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर हो जाता है। क्लोनिडीन जो है वो डिप्रेसर इफेक्ट जो होता है ना बेरो रिसेप्टर्स का, बीपी को नीचे करने का, उसको भी रिड्यूस करती है, उसको भी रिड्यूस करती है। ठीक है, बेरो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? कि बीपी को क्या करना, बीपी को रेगुलेट करना। तो ये जो उनका डिप्रेसर इफेक्ट है बेरो रिसेप्टर्स का, उसको इंक्रीज कर देती है। यस बेटे, इंक्रीज इंक्रीज कर देती है, यानी कि वो बीपी को नीचे लेकर आते हैं। फिर पेरिफेरली ये क्या करती है? नॉर एड्रिनलिन के जो रिलीज को है वो रिड्यूस कर, माफ कर दो मुझे, गलती से मैंने डिक्रीज कह दिया। जी जी, इंक्रीज है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू आर ऑल राइट। ठीक है, आई जस्ट सेड इट बाय मिस्टेक, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। अच्छा जी बेटे, उसके बाद है हमारे पास पेरिफेरली ये रिलीज को रिड्यूस करती है नॉर एड्रिनलिन के, और क्योंकि प्री साइनेप्टिकली ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर चुकी होती है, जिसकी वजह से पेरिफ्रीज में भी जो रिलीज होता है नॉर एड्रिनलिन का, वो भी रिड्यूस हो जाता है। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर की लोवरिंग का कॉज बनते हैं। वीक डायरेक्ट पेरिफेरल वेजोडाइलेटर एक्शन है, यानी कि ये सारा इफेक्ट, ये मेनली क्लोनिडीन सारा काम अपना प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट करती है, और पेरिफेरली जो इसका वेजोडाइलेटर एक्शन है वो वीक है, और डायरेक्ट तो है लेकिन वीक है। ठीक है, मेन इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या है? अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर। अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी इसकी 75% है, हाफ लाइफ 8 to 12 आवर्स है, ड्रग एलिमिनेटेड अनचेंज इन यूरिन, यू डोंट हैव टू डू दैट। इंडिकेशन, clonidine is used as an antihypertensive but as second or third line agent because of its side effects such as sedation, fatigue, dry mouth, postural hypotension and rebound phenomenon. Rebound phenomenon का मतलब है कि जब ड्रग को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो दोबारा से हाइपरटेंशन जो है वो हो जाती है, इसलिए इसको रीबाउंड का मतलब है वापिस आना। तो क्लोनिडीन प्रिफरेबल एजेंट नहीं है, प्रिफर्ड एजेंट्स की लाइन में सेकंड या थर्ड एजेंट है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स उसने ऊपर भी बताए हैं, यहाँ पे भी दोबारा बता रहा है कि ड्राई माउथ है, सडेशन, नींद आना शुरू हो जाती है, और ड्राउजीनेस है, रिबाउंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम एब्रप्ट सेसेशन ऑफ क्लोनिडीन टेबलेट, यानी जब फौरन बंद कर दिया जाए, ड्रग को टेपर्ड ऑफ नहीं किया जाए। बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करवाती है, एंड डिप्रेशन इफ देयर एज वेल। ठीक है, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। 5 मिनट का टाइम, वही हमारा नॉर्मल फिनोमिनन, तुम्हारा समथिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज।
जी बेटे, आर यू डन? आर यू डन बच्चा? ओके ग्रेट बेटे, आगे चल रही हूँ मैं। रेसरपीन का मोड ऑफ एक्शन है impairs the uptake and retention of noradrenaline into the storage granules with consequent depletion of the catecholamines in the adrenergic neurons। वही वाली बात, ना ही दोबारा अपटेक होके स्टोर होने देगा नॉर एड्रेनालिन को, ठीक है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के अंदर, और इम्पेयर करेगा स्टोरेज को, यानी कि खराबी पैदा करेगा। जब एनफ नॉर एड्रेनालिन स्टोर ही नहीं होगी और जब उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, वो रिलीज नहीं हो सकेगी, तो ऑब्वियसली बीपी जो है वो ओपन नहीं जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है उसको भी इफेक्ट करती है। रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर का मतलब एड्रेनालिन ने जो रिलीज होना होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इसके हैं, सीएनएस पे सेडेशन है, ट्रैंकुलाइजेशन है, और कॉज करती है किस तरह ये डिप्लीट करवाती है नॉरएड्रेनालिन को ब्रेन में, और उसके जरिए सेडेशन और ट्रैंकुलाइजेशन होती है। क्योंकि बेटे वेकफुलनेस एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन से ही आती है। जब उनकी कमी होगी यू विल फील स्लगिश एंड स्लीपी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि फाइट एंड फ्लाइट जो है वो ओवरकम हो जाता है रेस्टिंग स्टेज में, किसकी वजह से, रेस्ट एंड डाइजेस्ट से। सीवीएस पे क्या है, रेसरपीन डिप्रेस करती है ब्लड प्रेशर। सबसे पहला तुमने मेरे साथ अभी पढ़ लिया कि नॉरएड्रेनालिन को वो डिप्लीट करवाती है, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स के स्टोर में उसको दोबारा रीस्टोर नहीं होने देती, बीपी नीचे जाता है। उसके अलावा ये वेजोमोटर जो सेंटर है उसको क्या करवाती है, डिप्रेस करवाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरली बीपी फॉल करता है। वेगल सेंटर की डायरेक्ट स्टिमुलेशन करवाती है। जब भी वेगल सेंटर स्टिमुलेट होगा ब्रेडिकार्डिया होगा, वेजोडायलेशन होगा, हाइपोटेंशन होगी। और इसके अलावा इसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में बता रहा है कि रूट ऑफ एक्सक्रीशन जो है इसका अभी वेल एस्टेब्लिश नहीं है कि वो लिवर में इसकी मेन मेटाबॉलिज्म हो रही है या जो है वो किडनी के थ्रू हो रही है, ठीक है, यानी फीसिस में मेनली जा रहा है या यूरिन में जा रहा है। इंडिकेशंस है बेटे इसकी हाइपरटेंशन में, लेकिन ये आजकल नहीं यूज होती। सेंट्रली एक्टिंग चीजें जो सीएनएस के साथ जाके छेड़खानी करती हैं, क्योंकि जब सेंट्रली एक्ट करेंगी तो सीएनएस पे भी इफेक्ट करेंगे। जब हमारे पास कोई ऐसा बेटर ऑल्टरनेटिव मौजूद होगा जो वही काम बजाय सीएनएस को छेड़खानी के करेगा, तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, रास सिस्टम ब्लॉकर, इनको ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पर सीएनएस का कोई इफेक्ट नहीं होगा एज कंपेयर टू दीज एजेंट्स, ठीक है। अच्छा बेटे, साइड इफेक्ट्स में वही डिप्रेशन और सडेशन करवा रहे हैं बेटे, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ये नॉरएड्रेनालिन को डिप्लीट करवाते हैं। ब्रेडिकार्डिया, नेजल कंजेशन, इंक्रीज जीआईटी एक्टिविटी, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि रेसरपीन जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अनअपोज्ड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, प्रोड्यूसेस इफेक्ट एज मेंशन्ड अबव। अनअपोज्ड का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे पास नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन की कमी है, और वो किस वजह से है, वही रीजंस जो उसने ऊपर बताए हैं कि उनकी डिप्लीशन हो रही है। रेसरपीन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस क्लास से बिलोंग करती है। और अगर आपको क्लोनिडीन में मैंने कुछ बताया तो क्लोनिडीन में आपको इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली ड्रग है वो हम अब पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है मिथाइल डोपा, ठीक है। मिथाइल डोपा कॉमनली हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी में होती है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एल्डोमेट ब्रांड है, उसके नाम से मार्केट में आती है, पर तुम्हें ट्रेड नेम याद करने की जरूरत नहीं, जेनेरिक पता होना चाहिए मिथाइल डोपा का। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आजकल वैसे जो हम न्यू गाइडलाइंस कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो ड्रग आइडियल है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, वो लेबेटेलॉल है, जो पीछे तुमने मेरे साथ पढ़ी है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके डबल वे में अपना एक्शन करती है। पहले मिथाइल डोपा इस्तेमाल होती थी, पर अभी भी मिथाइल डोपा यूज की जाती है, पर अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से ये आइडियल एजेंट या ड्रग ऑफ चॉइस नहीं रह गई। मिथाइल डोपा भी सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये प्रो ड्रग है। अब तुम्हें नाम से पता लग जाएगा कि इसका मतलब है खुद ये एक्टिव नहीं होगी, बॉडी में जाकर इसकी मेटाबॉलिज्म होगी
और फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये काम कैसे करती है? मिथाइल डोपा जाती है CNS के अंदर, जहां पर इसकी डी कार्बोक्सिलेशन यानी इसके अंदर से COOH ग्रुप हटा दिया जाता है। ये कन्वर्ट हो जाती है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन में। ये मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन, अल्फा मिथाइल जो नॉरएपिनेफ्रीन है, ये जाके नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन के बजाय एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स में ये खुद जाके स्टोर हो जाता है। अब जब भी पैगाम आता है कि नॉर एड्रिनलिन रिलीज होना चाहिए, तो चूंकि उस न्यूरोट्रांसमीटर की जगह ये जाके स्टोर हो चुका होता है, तो नॉर एड्रिनलिन रिलीज नहीं होती, ये रिलीज होता है। और बजाय इसके कि बीपी बढ़े, बीपी कम होता है, क्योंकि मिथाइल डोपा का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की जगह खुद रिलीज हो जाती है। क्या करती है? एड्रिनर्जिक न्यूरॉन से ये डिस्चार्ज होती है, ये रिलीज होती है, और ये क्या करती है? प्री साइनेप्टिक जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्रेन में होते हैं, जो इनहिबिटरी इफेक्ट करते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, जब भी जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक जो ब्रेन में मौजूद हैं, जब भी आप उनको स्टिमुलेट करोगे तो इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। ये जाके उसको जो है वो स्टिमुलेट करती हैं, और जिसकी वजह से एड्रिनर्जिक जो न्यूरॉन आउटफ्लो है वो भी इनहिबिट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट जो सेंट्रली जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एड्रिनर्जिक सिग्नल्स जाने होते हैं, और पेरिफेरली जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, उसका इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है, और वेजो डायलिटेशन और ब्लड प्रेशर हमारे पास मौजूद है। यानी कि क्या होगा? मिथाइल डोपा जब तुम खाओगे, वो प्रोड्रग है, ब्रेन में जाके उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद वो अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन में चेंज हो जाएगी। एड्रिनर्जिक स्टोर्स में एड्रिनलिन के बजाय ये अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रीन जाके स्टोर हो जाएगा। जब भी पैगाम आएगा एड्रिनर्जिक नर्व्स को कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करो, तो इसने उस न्यूरोट्रांसमीटर की जगह खुद जगह ले ली होगी, तो उस पर ये रिलीज होगी। इनहिबिटरी है, यानी ये बीपी को डिप्रेस करना है, ये उसको जाके एक्टिवेट करेगी, वो डिप्रेसरी इफेक्ट करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कम होगा, सिंपैथेटिक जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी है एज अ रिजल्ट वो भी कम हो जाएगी, बल्कि उसके नतीजे में वेजो डायलिटेशन होगी और यूं बीपी नीचे आ जाएगा। ये उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, आगे है फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोअवेलेबिलिटी इसकी तकरीबन 25% है, क्योंकि इसकी एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, यानी 75% ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ज़ाया हो जाती है। हाफ लाइफ 8 to 12 आवर्स है, यानी ये BD में खानी पड़ेगी तुम्हें दिन में 2 दफा, क्योंकि जब इससे पहले कि उसका लेवल नीचे आए, यू नीड अ सेकेंड डोज। हाफ लाइफ हेल्प्स अस टू डिटरमिन द डोजेज रेजिमेन ऑफ अ ड्रग. About half of the drug is eliminated unchanged in the urine. Therefore, reduction in dosage is required in renal insufficiency. जब हाफ ऑफ द ड्रग यूरिन में अनचेंज जा रही है और किसी को रीनल प्रॉब्लम है, इसका मतलब है डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ड्रग ऐसे पेशेंट से प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, तो वी हैव टू एडजस्ट द डोजेज अकॉर्डिंगली। इंडिकेशंस क्या है? मॉडरेट टू स्वेयर हाइपरटेंशन है, और यूजुअली हम इसको डायूरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। साइड इफेक्ट्स की वजह से ये सेकेंड लाइन ड्रग हो गई हुई है हाइपरटेंशन में, मेनली यूज्ड इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जनरल हाइपरटेंशन यानी कि जो प्रेग्नेंट लोग, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बजाय ये सेकेंड लाइन अगर किसी को देनी पड़े तो सेकेंड लाइन में आती है। प्रेगनेंसी में कॉमनली यूज होती है, लेकिन अब भी मैंने तुम्हें बताया कि लेबेटालॉल ने इसको रिप्लेस कर दिया है। फिर भी कॉमन प्रैक्टिस है कि अभी इसको दिया जाता है, लेकिन ये आइडियल ड्रग नहीं रह गई। साइड इफेक्ट में सेडेशन कॉज करती है, ड्रग फीवर, इट मे बी अकम्पनीड बाय ऑल्टरेशन इन लीवर फंक्शन को थोड़ा सा ऑल्टर करती है, जिससे ड्रग इंड्यूस्ड फीवर हो सकता है, और जो बहुत ही रेयर केसेस में हेपेटिक नेक्रोसिस या जॉन्डिस वगैरह करवा सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करती है, जिसे कि पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहते हैं। बेटे कूम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है वो हीमोलिटिक एनीमिया जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो ये चूंकि ये हीमोलिटिक एनीमिया करवाती है, तो पॉजिटिव डायरेक्ट कूम टेस्ट आता है बेटे। ठीक है बेटे, ये फॉल्स पॉजिटिव होता है, ये हीमोलिटिक एनीमिया का कोई पेशेंट नहीं है, ये ड्रग की वजह से ऐसा हो रहा होता है। वंस यू डिसकंटिन्यू द ड्रग, इट इज ट्रीटेड ऑटोमेटिकली। फिर एडिमा कॉज्ड बाय सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, इसी वजह से हम इसको डायूरेटिक के साथ देते हैं। अच्छा, रीबाउंड हाइपरटेंशन भी हो सकता है अगर इसको सडनली छोड़ा जाए, इसलिए टेपरिंग ऑफ डोज इंपॉर्टेंट है। पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करती है,
तो इसलिए इसे खाने के बाद ज्यादा मूवमेंट, गाड़ी चलाना, कोई मशीन ऑपरेट करना नहीं करनी चाहिए. इफ यू आर टेकिंग इट 2 times a day, if you are taking it 1 time a day, then the bed time is the best time to take it. लैक्टेशन वगैरह जो है वो किसी भी आइदर सेक्सेस, मेल या फीमेल में इसका साइड इफेक्ट है और इम्पोर्टेंस कॉज करती है ये कुछ मेल्स में, नॉट इन एवरीबॉडी. यहाँ पर मेरे पास सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव खत्म हो गए हैं. मैं अब आपको 10 से 12 मिनट का टाइम दे रही हूँ. उसमें मुझे पूरी मिथाइलोपा और रेसिपीन एक एक वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ चाहिए. फिर मैं गैंग्लियन ब्लॉकिंग क्लास स्टार्ट करती हूँ. इस दौरान जो क्वेश्चन आपके दिल में आ रहा है उसे राइट डाउन कर लो कॉपी पे. जब टाइम फिनिश होगा तो मैं उसको स्टार्ट करवाऊंगी. सेल्फ स्टडी टाइम है, सेल्फ म्यूजिक टाइम नहीं है. जस्ट रीड इट आउट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड आई विल बी क्वाइट फॉर दिस मोमेंट.
जी बेटे, आर यू डन? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना हो? सो फार सीवीएस की सारी समझ आ रही है ना? ग्रेट। नेक्स्ट क्लास पे जा रही हूँ बेटे, गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स या गैंग्लियन ब्लॉकर्स। These drugs block neurotransmission in autonomic ganglia by competing with acetylcholine for receptor sites on the postsynaptic ganglion cell membrane. अब ये गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स क्या करेंगी? ये न्यूरो ट्रांसमिशन जो हो रही है, जो मैसेज जा रहा है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के जरिए, उसको ब्लॉक कर देंगी। और एसिटाइलकोलिन जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे मौजूद है गैंग्लियोनिक सेल के, ये उसके साथ कंपीट करेंगी। ये सिलेक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। और इसको हम एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इन दिनों इस्तेमाल नहीं करते, इसी रीजन की वजह से कि ये सिलेक्टिव नहीं है। इनको लार्जली रिप्लेस्ड कर दिया है उन ड्रग्स ने जो डायरेक्टली सिंपैथेटिक आउटफ्लो के ऊपर काम करती हैं या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम करती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिर्फ सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे काम करती हैं, ठीक है। गैंग्लियन ब्लॉकर्स वो ये कह रहा है कि गैंग्लियन ब्लॉकर्स में हमने रिप्लेस कर दिया है, उन ड्रग्स ने रिप्लेस कर दिया है इनको जो कि डायरेक्टली सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। और वो कौन सी हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। वो है ग्वानिथिडीन एंड बेथैनिडीन, जिनके नाम आपने पहले भी मेरे साथ पढ़े हैं, ठीक है। These drugs are taken up into the adrenergic nerve endings and the amounts of noradrenaline release become reduced. अब जाहिर बात है जब नॉरएड्रेनालिन की रिलीज कम होगी तो वो जो न्यूरो ट्रांसमिशन का प्रोसेसर है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ग्वानिथिडीन और बेथैनिडीन दोनों मिलकर कैसे काम करती हैं? ये नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को प्रिवेंट करती हैं एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग से। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, पर पेपर में आपने ये नहीं लिखना एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन, आपने बस लिखना है कि दीज ड्रग्स प्रिवेंट रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, फ्रॉम एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स। उसके बाद है ये डिप्लीट करती हैं नॉरएड्रेनालिन के स्टोर्स को एट सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स, और इस सेक्शन की वजह से ये रीअपटेक जो है उसको भी प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। ना ही रिलीज होने देती हैं और ना ही डिप्लीट कर देती हैं नॉरएड्रेनालिन रिलीज कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि सिलेक्टिव ब्लॉकेट करवाती हैं सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल पे विदाउट एनी पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकेट। तो वही आखिरी लाइन जो तुमने पढ़ी थी कि सिंपैथेटिक नॉन सेलेक्टिव वालों को सिंपैथेटिक वालों ने ओवरकम कर लिया है इनकी सेलेक्टिव नेचर की वजह से। ये ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पे यूज होती हैं, किस तरह कि ये ब्रेडिकार्डिया और वेजोडाइलेटेशन करवाती हैं, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम होगा और बीपी कम होगा, ठीक है। जाहिर बात है कार्डिक आउटपुट कम है तो बीपी भी नीचे जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कार्डिक की इक्वेशन के लिहाज से। बेटे जो ये बीपी की इक्वेशन है इसका दूसरा नाम हाइड्रोलिक इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी है, सो कीप दैट इन माइंड। अब हाइपरटेंशन यूजुअली होती है हम इसको यूज करते हैं थायराइड डायूरेटिक के साथ कंबाइन करके, क्योंकि ये पोस्टरल या हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है कॉज करती हैं, तो इनको हम रिफ्रैक्टरी केसेस में इस्तेमाल नहीं करते, यानी जहां पर ड्रग जो है वो वापस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन हाइपरटेंशन इज नॉट कंट्रोल्ड, और उस किस केसेस में इस्तेमाल करते हैं? जब हाइपरटेंशन जो है वो दूसरी ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रही होती। इसके साइड इफेक्ट्स में है पोस्टरल हाइपरटेंशन एंड एक्सरसाइज की वजह से जो होता है डायरिया, नेजल कंजेशन, फेलियर ऑफ इजैक्यूलेशन, पेरोटिड टेंडरनेस, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड लेवल बेरोरिसेप्टर्स का जो है वो कम कर देती है, जो उनकी सेंसिटिविटी होती है इनहिबिटरी पल्स की तरफ, जिसकी वजह से ये बीपी को दोबारा
रिड्यूस में या रिडक्शन में या नीचे ले आती है। ठीक है, यहाँ पर ये की ड्रग है, इसको जस्ट रीड आउट कर लो। ये पेपर में याद करने के सेंस से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट गिव इट अ रीड फॉर 2 to 3 मिनट्स, ताकि मैं नई क्लास स्टार्ट कराऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज रास सिस्टम। प्लीज इसको 2 से 3 मिनट के लिए रीड कर लो। मत लिखना कि आवाज नहीं आ रही। खुदा के लिए, जब मैं चुप होंगी, तुमने खुद पढ़ना है, तो आवाज कैसे आएगी?
ओके ब्रेट ओके बेटे, डन एवरीबॉडी। ओके, हम अगली क्लास स्टार्ट करने लगे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज ड्रग्स इनहिबिटिंग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम। ये मैंने पहले ही तुम्हें इंट्रोडक्शन इसका बता दिया हुआ, जो यहाँ पर दोबारा वो रिकैप हो रहा है कि जब भी रेनिन रिलीज होगा तो रेनिन एंजाइम है, उसके रिलीज होने से हमारे पास एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इस 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। 2 पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये 2 जो है वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजोकंस्ट्रिक्शन के नतीजे में बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा एजेंट यूज कर ले जो कि ये सारा प्रोसेस होने ही ना दे, यानी 1 को 2 में ना कन्वर्ट होने दे, तो इसका मतलब है कोई भी राइज इन बीपी नहीं होगा, जबकि फॉल इन बीपी होगा। दूसरे नतीजे में जो नॉर एड्रिनलिन ने भी रिलीज होना होता है एड्रिनल ग्लैंड से, वो भी रिलीज नहीं होगी, और यूं ओवरऑल जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा बीपी के ऊपर, ऐसी ड्रग्स का जो रास सिस्टम को ब्लॉक करेंगे। ऐसी ड्रग्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी ये ऐसी ड्रग्स हैं जो वो एस एंजाइम है ना, और उस एस एंजाइम का क्या नाम है, ये एक फैमिली का नाम है ना, जैसे बट फैमिली, शेख फैमिली, आगे जो उनके बच्चे होंगे उनके स्पेसिफिक नाम। इसी तरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम जो है एक जनरलाइज्ड नाम है कि जो एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करेगा। सॉरी, जो उस एंजाइम का नाम है, लेकिन स्पेसिफिक नाम क्या है, स्पेसिफिक नाम है आता है एक्चुअली 1 को 2 में। तो इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं वो 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देती, ना 2 होगा ना वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि 1 तो वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवा सकता, और ना ही बीपी जो है वो राइज करेगा। इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं वो कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, लिजिनोप्रिल है, फॉसिनोप्रिल है, ठीक है। बच्चे अक्सर इससे विरापा, इसमें इल आता है उसमें मिल आता है, तो ये फर्क याद रखिएगा। अक्सर तुम लोग जब अपने निमोनिक्स बनाते हो तो ये छोटी मिस्टेक कर जाते हो। एक चीज और है कि ये सब करने के बाद ये एक काम और करता है, ये ब्रेडिकाइनिन की जो डिग्रेडेशन होती है उसको, ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन का भी रिस्पॉन्सिबल है। अब जो कि यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन नहीं होती, ठीक है, तो क्या होता है, चूंकि ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, वो एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है, तो उसका भी ये पॉजिटिव इफेक्ट आता है, बीपी उसकी वजह से भी नीचे जाता है। आपको पता है ना, जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं जिसमें हिस्टामिन वगैरह रिलीज होते हैं, तो क्या होता है, बीपी जो होता है वो फॉल करता है, क्योंकि ये वेजोडाइलेटेशन करवाते हैं। तो अगर एस एंजाइम ने ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड करवाना था, यानी उसकी तोड़फोड़ करवानी थी, और अब चूंकि एस को मैंने ब्लॉक कर दिया है तो ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन भी नहीं हो रही, तो ब्रेडिकाइनिन की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन इफेक्ट होगा और बीपी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये वो एजेंट हैं जो 1 को कहते हैं कि हो जाओ ना इफेक्ट परफॉर्म करेगा जब वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन होगा। ये उस 2 को उसके रिसेप्टर के साथ एंजियोटेंसिन को अटैच नहीं होने देते, और इसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट पोज करते हैं। इसमें लोजार्टन और वेलजार्टन वगैरह आती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक पढ़ाया है मैकेनिज्म तक, इस मैकेनिज्म को रीड आउट करो, मीन वाइल अपनी ये अटेंडेंस मार्क करो और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। इस
इंडिकेशंस और बाकी चीजें जो है वो मैं नेक्स्ट में और उस 5 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मैं आज यहीं तक करवाऊंगी। दिस इज टू मच फॉर टुडे, यू रीड इट आउट, अटेंडेंस मार्क करो, व्हाट्सएप में भेज दो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ नाइस वीकेंड बेटे, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मेरी